हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है गिरफ्तारी और निरोध को लेकर के संवैधानिक संरक्षण के विषय में। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध को डील किया गया है। इसमें अवैध गिरफ्तारी और निरोध को चैलेंज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, भारत देश के अंदर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी या निरोध जो कि आर्टिकल 22 का वायलेशन करती है वह अवैध है। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसी को लेकर के हमारे संविधान में आर्टिकल 21 और 22 में सफिशिएंट प्रोविजंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आर्टिकल 22 स्पेशली मेंशन किया गया है, आर्टिकल 21 को नहीं, लेकिन डिस्कस हम जरूर करेंगे आर्टिकल 21 को। फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 को डिस्कस किए बिना आर्टिकल 22 को डिस्कस करना थोड़ा अधूरा सा रह जाएगा। यानी कि आर्टिकल 22 जो है वह आर्टिकल 21 का एक पूरक है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्टिकल 22 में दो प्रकार के निरोध दिए गए, जैसे कि एक तो है दंडात्मक गिरफ्तारी या इसको निरोध भी कह सकते हैं, एक है निवारक निरोध। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये दंडात्मक निरोध क्या होता है और निवारक निरोध क्या होता है। दंडात्मक निरोध वह कार्रवाई होती है जो किसी व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से उसे गिरफ्तार किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, आईपीसी के अकॉर्डिंग अपराध करता है या फिर किसी और अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रायल फेस करने के लिए, उसे दंड देने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक होती है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी होती है वह भी विधि के अनुसार की जाएगी, विधि के विपरीत नहीं। तो फ्रेंड्स, दंडात्मक गिरफ्तारी में उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए उसको हिरासत में लेना। वहीं निवारक निरोध का उद्देश्य होता है कि ये कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है, यह एक ऐसी कार्रवाई होती है जो कि कुछ करने से व्यक्ति को रोकने के लिए पहले से ही इसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे कि वह कोई गतिविधियों को अंजाम ना दे सके। इस प्रकार की गिरफ्तारियां अक्सर जो है पॉलिटिकल इशू होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 370 संविधान जम्मू कश्मीर से 370 का जो मामला चल रहा था, उसमें महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला को डिटेंशन में लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, वो गिरफ्तारी के अंतर्गत नहीं आता, वो आता है निवारक निरोध के अंतर्गत, प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत। ऐसे व्यक्तियों को निरोध में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति कहीं देश की सुरक्षा को कोई देश की सुरक्षा के लिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके। यानी कि अपने भाषणों के माध्यम से ये जनता को बरगला सकते हैं या जनता में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार एक डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए हमने जो है निवारक निरोध विधि के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को निरोध में रखना होता है जो कि डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निवारक निरोध, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन को आर्टिकल 22 में 7 क्लॉज में डिफाइन किया गया है। इसके जो क्लॉज है आइए देखते हैं। इसके क्लॉज 1 यानी कि खंड 1, 2 और 3 ये दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए लागू होते हैं। यहां पर क्लॉज 4, 5, 6 और 7 ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लागू होते हैं। इनमें संवैधानिक संरक्षण की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसका यह अधिकार होगा, आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में उसका यह अधिकार होता है कि वह उसे उसकी गिरफ्तारी के कारणों को दर्शित करे कि भाई तुम्हें किस आधार पर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यह उसका एक संवैधानिक राइट रहता है। इसका विशेष करके हम इसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर भाग 3 के अंतर्गत 22 आर्टिकल आता है, इसलिए इसकी जो है इंपॉर्टेंस और भी अधिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल
आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में ही बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ये अधिकार होगा कि उसकी गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है, उसे अपनी गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार होगा, वह विषय वस्तु जानने का अधिकार होगा जिसके आधार पर उसे हिरासत में लिया जाता है। वहीं आर्टिकल इसमें इसे एक अधिकार और रहेगा कि उसे अपने पसंद के अधिवक्ता यानी वकील से अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा, उसे अपने वकील से मिलने का अधिकार होगा। ये दो प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में दिए गए हैं। वहीं आर्टिकल 2 आता है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 आता है। क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को किसी जांच एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, अपनी कस्टडी में लिया जाता है, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि वह उसे अपनी कस्टडी में सिर्फ 24 घंटे तक ही रख सकती है। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में प्रावधान किए गए हैं कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल इसमें क्लॉज 2 में जो 24 आवर्स का प्रोविजंस है, ठीक है, इसमें से यात्रा के दौरान जो अवधि है वह माइनर प्लस कर दी जाएगी, ठीक है, प्लस कर दी जाएगी। जैसे कि एक थाना है और थाने से मजिस्ट्रेट की दूरी जो है काफी दूरी है, 50-100 किलोमीटर। जब ये फ्रेम किए गए थे तो उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे, इसलिए इसे ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का लाभ किसे दिया जाएगा? क्या हर व्यक्ति क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का लाभ लेने का अधिकारी होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके क्लॉज 3 में स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि ये अन्य देशीय शत्रु को लागू नहीं होगा। अन्य देशीय शत्रु को ये लागू नहीं होता है, ये वाली क्लॉज, ठीक है। सेकंड, ये निवारक विरोध कार्रवाइयों को लागू नहीं होता है, निवारक निरोध को लागू नहीं होता है। देखिए, किसी व्यक्ति को यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है तो उस व्यक्ति को निवारक विरोध के अंतर्गत क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें एक प्रश्न और आ सकता है कि मान लिया जाए जो क्लॉज 3 है, क्या किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लेने पर आर्टिकल 4 में लिया, 5 और 6 में उसके जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि उसके विषय वस्तु को बताना कि उसे किस आधार पर डिटेंशन में लिया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, साथ में संसद विधि बनाएगी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। तो हम यहाँ 4 को पढ़ते हैं। 4 में जब उसे लिया जाता है क्लॉज 4 में, तो उसका ये राइट होगा, अन्य देशी शत्रु का भी ये राइट हो जाएगा कि वह इन धाराओं के अंतर्गत आने का अधिकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अन्य देशी शत्रु का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में आने का अधिकार नहीं होता है, जबकि अन्य देशीय शत्रु का क्लॉज 4 में आने का अधिकार हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, 3 में बताया गया किसको लागू नहीं होगा। ये इस प्रकार के संविधान में प्रावधान क्यों किए गए? तो हमारे देश की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है। हम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जांच एजेंसियों से हम भली भांति परिचित है, किस प्रकार से वह जांच करती हैं और किस प्रकार से वह अपनी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का उत्पीड़न कर सकती हैं। तो किसी व्यक्ति को हिरासत में, जो व्यक्ति हिरासत में है, उसे उत्पीड़न से बचाने के लिए, उसे पुलिस के हरासमेंट से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्लॉज 22, आर्टिकल क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जैसे उपबंधों को सम्मिलित किया गया है, जिससे कि किसी व्यक्ति को उत्पीड़न और हरासमेंट से बचाया जा सके। तो वही फ्रेंड्स, इसमें निवारक विरोध में हम आते हैं। तो निवारक विरोध जो कानून होता है उसमें आर्टिकल 4 में प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को निवारक विरोध का ऑर्डर कौन पास कर सकता है? क्या पुलिस पास कर सकती है? क्या किसी थाने का थानेदार पास कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है प्राधिकारी। इसे पास करने के लिए एक ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, एक प्राधिकारी होगा, उसके द्वारा ही इस आदेश को पारित किया जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश को प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे पारित कितने समय के लिए किया जाएगा? तो इसे पारित 3 मास के लिए किया जाएगा, ठीक है।
आप जब बैरेक में जाएंगे तो बैरेक में आपको यही लैंग्वेज देखने को मिलेगी। हम इसे शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। आपको बैरेक जरूर पढ़ना है, लेक्चर को भी सुनना है और लेक्चर को सुनने के साथ साथ में आपको बैरेक भी पढ़ना है। तो ठीक है, 3 मास से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। यदि मान लिया जाए 3 मास से अधिक किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो क्या प्रावधान है, तो फिर उसमें बताया गया है एक सलाहकार बोर्ड इसी में नियुक्त किया गया है। सलाहकार बोर्ड होगा जो ये सलाह देगा कि भाई ऐसे व्यक्ति को और अधिक कस्टडी में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि सलाहकार बोर्ड ने इस अवधि के बाद इसका अप्रूवल नहीं किया तो उस व्यक्ति को छोड़ना मजबूरी हो जाएगी। सलाहकार बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही, उसके अनुमोदन के बाद ही किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक के लिए कस्टडी में प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो सलाहकार बोर्ड ये किससे मिलकर के बनेगा, जैसा कि बैरेक में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्वालिफाई है, तो ऐसा व्यक्ति से मिलकर के इस सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। आप समझ सकते हैं जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं तो इसकी जो है गंभीरता कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो सलाहकार बोर्ड के प्रमुख होंगे, इनके द्वारा इसका अप्रूवल किया जाएगा 3 मास से अधिक के लिए, और यदि अप्रूवल नहीं किया जाता है तो इस ऑर्डर को यहीं पे कैंसिल मान लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसके अगेंस्ट में कुछ प्रोविजंस आर्टिकल क्लॉज 7 में दिए गए हैं। संसद को इसमें थोड़ा सा ज्यादा अधिकारता दे दी है, क्योंकि हमारे देश की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि हमारा भारत देश इंटरनल डिस्टर्बेंस और आतंकवादी जैसी गतिविधियों से जूझ रहा है, तो ऐसे में हमारे देश में जो है इस प्रकार की विधि का होना अति आवश्यक है, ठीक है। कि किसी व्यक्ति ने भी कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन ये खतरा बना हुआ है कि ऐसा व्यक्ति कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से रोकने के लिए इस प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। इसके विपरीत अमेरिका और इंग्लैंड जैसे संविधानों में इस प्रकार के प्रावधान हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अमेरिका में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान नहीं है, ठीक। जबकि उसके विपरीत हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। अब यदि मान लिया जाए अमेरिका में इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो क्या किया जाएगा, वहां उसके लिए अलग से कुछ अधिनियम फ्रेम किए गए, अधिनियमों के अंतर्गत उसे गवर्न किया गया। जैसे कि मान लिया जाए अगर अमेरिका में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर अमेरिकन लॉ में किसी व्यक्ति को कैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत लिया जाएगा। तो देखिए अमेरिका में एक एक्ट है द फेडरल सिक्योरिटी एक्ट 1950, द अमेरिकन फेडरल सिक्योरिटी एक्ट 1950। तो उस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, जबकि हमारे भारत में संविधान के अंतर्गत संविधान में शक्ति दी गई है कि ऐसे कोई भी लॉ बना करके किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में कभी भी बिना किसी आपातकाल के भी रखा जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ आपातकाल में परिस्थितियां प्रिवेंटिव डिटेंशन की लागू होती हैं, वहीं इंग्लैंड में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो फ्रेंड्स हर एक देश की परिस्थितियां समान नहीं होती हैं, हर देश की भौगोलिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए वहां पर भी अलग अलग लॉ प्रिवेल होता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 4 में सलाहकार बोर्ड हो गया। अब सलाहकार बोर्ड की बात हम आते हैं क्लॉज 5 पर। क्लॉज 5 में ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कस्टडी में लिया जाता है, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में कस्टडी में लिए गए व्यक्ति को कहां रखा जाएगा, ये सरकार डिसाइड करेगी कि उसे कहां रखना है, ठीक। 5 में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को क्लॉज 4 के अंतर्गत कस्टडी में लिया जाता है तो उसे क्या अधिकार होंगे, उसे 5 और 6 में कुछ अधिकार दिए गए हैं इस व्यक्ति को। 5 में यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को शीघ्र उसे क्यों डिटेंशन में लिया गया है, उसे क्यों डिटेंशन में रखा गया है, इसके आधार
संसूचित करने होंगे। आधार से मतलब है वह विषय वस्तु, वह फैक्ट ऑफ मटेरियल्स उसको प्रोवाइड कराना होगा कि भाई तुम्हें इस कारण से हमने अपने डिटेंशन में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है। ठीक है। और क्लॉज 6 ये बताता है कि मान लिया जाए आदेश करने वाला प्राधिकारी, यहां पर आपको याद रखना है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहां पर प्राधिकारी वर्ड यूज हुआ है, आपको ही प्राधिकारी वर्ड यूज करना है। तो यहां पर प्राधिकारी जो डिटेंशन का ऑर्डर पास करता है, यदि उसको लगता है कि इस मामले में यदि इसे डिटेंशन के आधार यदि इसे कम्युनिकेट किए जाते हैं तो वह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होंगे, वह लोक हित में नहीं होंगे, तो लोक हित को आधार मान करके ये क्लॉज 5 के अधिकारों को देने से मना कर सकता है। कहां पर? क्लॉज 6 में। ठीक है। क्यों मना कर सकता है? उसको ये बताना होगा, उसको ये कारण दर्शित करना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें यह अधिकार संसूचित किया जाना सफिशिएंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि यहां पर गिरफ्तारी के आधार संसूचित किया जाना आवश्यक थे। ठीक है। लेकिन यहां पर गिरफ्तारी के आधार संसूचित किया जाना मैंडेटरी नहीं है। यदि उसे लगता है तो वह नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसे ना करने के अपने कारण दर्शित करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 7 पर आते हैं। क्लॉज 7 पर, आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 पर आते हैं। तो क्लॉज 7 में इसके थोड़ा अगेंस्ट में जाकर के बात कही गई है। क्लॉज 4 के अगेंस्ट में क्लॉज 7 में क्या लिखा गया है? इसमें संसद क्या करेगी? विधि बना सकती है। ठीक है। संसद विधि द्वारा कुछ विहित कर सकती है। ठीक है। विहित करने की पावर संसद को इसमें दी गई है। तो क्या पावर होगी? सबसे पहली पावर संसद क्या यूज करेगी? इसकी क्लॉज 7 के सब क्लॉज 1 में ही बताया गया है कि संसद जो 3 मास वाली अवधि थी, उस 3 मास वाली अवधि में संशोधन कर सकती है, उसे बढ़ा सकती है। ठीक है। उसे बढ़ा सकती है, बट ये जो बढ़ाने का काम करेगी ना, उसे ये बाय लॉ करना होगा। बाय लॉ, नॉट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है। नॉट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखिए क्या होता है, कभी कभी सरकारें आदेश पारित कर देती है, तो उनके आदेश से भी काम हो जाते हैं। बट यहां पर इसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि संसद विधि बनाएगी, यानी कि संसद कानून बनाएगी। कानून बना करके इसको जो है रेगुलेट करेगी। सेक्शन क्लॉज 4 की कंडीशंस को क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। कैसे? विधि बना करके, ना कि कार्यपालिका आदेश के द्वारा। तो फ्रेंड, ये भी एक थोड़ा सा एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी कि संसद को इसमें अगर कोई चेंज करना है आर्टिकल क्लॉज 4 में, तो उसे उसके लिए विधि बनानी पड़ेगी। ठीक है। और उसमें वो तीन माह से अधिक की अवधि को भी बढ़ा सकती है। ठीक है। उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। इसके क्लॉज सब क्लॉज 1 हो गया। सब क्लॉज 2 में 2 नहीं, इसका सब क्लॉज 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज 3 में एक और बात कही गई है। 7 के सब क्लॉज 3 में, यानी कि सी बोलेंगे इसे अपन, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इसमें प्रोसीजर की बात कही गई है। प्रोसीजर किसके लिए? आर्टिकल 4 में गठित ये जो क्लॉज 4 है ना, यहां पर देखिए, आपको ये दिख रहा है ना अच्छे से। क्लॉज 4 में जो सलाहकार बोर्ड है, क्या करेंगे? क्लॉज 4 में जो सलाहकार बोर्ड है, इसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? इस प्रक्रिया को क्लॉज 3 में संसद रेगुलेट कर सकती है। ठीक है। जो सलाहकार बोर्ड था प्रिवेंटिव डिटेंशन पर ऑर्डर पास करने के लिए कि इसको हिरासत में रखा जाए या ना रखा जाए, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेवल के एक व्यक्ति से मिलकर के बनेगा, तो उस बोर्ड के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह प्रक्रिया संसद के द्वारा लॉ बना करके विहित की जाएगी। ठीक है। क्लॉज 7 के सब क्लॉज सी में।
तो फ्रेंड्स ये संसद की इसमें बड़ी ज्यादा भूमिका देखने को मिल रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, जबकि इधर प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि निवारणात्मक दंडात्मक कार्रवाइयों गिरफ्तारी में संसद की इतनी अधिक भूमिका नहीं है, जबकि यहाँ संसद की अधिक से अधिक भूमिका हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसा कि आप समझते हैं, हमने आपको एक दृष्टांत दिया था जम्मू कश्मीर का था, आर्टिकल 370 जब हटाया था तब किस प्रकार से अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को जो है नजरबंद किया गया था। सामान्य भाषा में इसे नजरबंद भी कैसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर संसद की बड़ी विशेष शक्तियां है। अब आते हैं हम कि ये जो दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, ये जो निवारक विरोध की कार्रवाई की जाती है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 21 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण दंड दिया जा सकता है, लेकिन उसे अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू लॉ कैसा होना चाहिए? विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार। देखिए इसमें एक बड़ी युवा है, किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है विधि द्वारा विध प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। देखिए अब आपको यहां पर दो चीजें देखने को मिलेंगी, थोड़ा ध्यान से देखना। आर्टिकल 21 क्या कहता है? विधि यानी कि लॉ, प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर। ठीक है, ये दो चीजें आपको बड़ी ध्यान रखनी है। आर्टिकल 21 में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, उसे उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, या उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है। लेकिन अभी हम प्राण तो पढ़ नहीं रहे, दैहिक स्वतंत्रता की बात चल रही है। ठीक है, तो विधि द्वारा विधि प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। तो ये हमें कौन बताता है? आर्टिकल 21। तो जो विधि होगी और जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी? देखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो विधि और प्रक्रिया जो होगी ना, जो विधि होगी और प्रक्रिया, ये कैसी होगी? ये विधि और प्रक्रिया कैसी होगी? फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, यानी कि युक्ति युक्त, न्यायपूर्ण। ठीक है, और फेयर यानी कि सही या ठीक कहो इसे, इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। इसमें कोई युक्ति युक्त प्रक्रिया होगी, न्यायपूर्ण प्रक्रिया होगी, यानी कि सम्यक प्रक्रिया होगी, जिसे हम बार बार यूज करते हैं, सम्यक प्रक्रिया है ना, तो रीजनेबल। तो इसमें क्या करेंगे हम? नेचुरल जस्टिस के नियम को भी फॉलो करेंगे। विधि और प्रक्रिया में ऐसी होगी जो कि नेचुरल जस्टिस के नियमों को फॉलो करती हो। देखिए अब ये नेचुरल जस्टिस के नियम तो आपको पता ही होगा क्या होगा। किसी पक्ष को बिना सुनवाई किए दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा विधि प्रक्रिया से ही दंडित किया जा सकता है। ये क्या है? ये जो है आपके नेचुरल जस्टिस के नियम हैं। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के नियम है। नेचुरल जस्टिस का जो इंटरप्रिटेशन किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा,
वह मेनका गांधी के केस में किया गया था। मेनका गांधी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया था किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 का एक बहुत ही बृहद इंटरप्रिटेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था मेनका गांधी के केस में। तो मेनका गांधी के केस में नेचुरल जस्टिस का नियम प्रतिपादित किया गया था। नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से ही उसे दंडित किया जा सकता है या उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं उसे दंड देने के लिए, तो हमारे जो गिरफ्तारी होना चाहिए वह मनमानी नहीं होना चाहिए, वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रेरित नहीं होने चाहिए, उसे संविधान के उपबंधों का पालन करना ही होगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21 हमें ये गारंटी देता है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये गारंटी देता है कि वह व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जिए। कौन सा जीवन जिए? गरिमापूर्ण जीवन जीने की हमको गारंटी दी गई है। गरिमापूर्ण जीवन की हमें क्या करता है? गारंटी करता है। ये गरिमापूर्ण जीवन तभी संभव है जब किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से उसे उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित ना किया जाए। ठीक है, लेकिन उसे सजा देने के लिए, उसे ट्रायल फेस करने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक होती है। तो इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1994 में देखिए एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1994, इसमें गिरफ्तारी के मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए गए थे। क्या किए गए थे? गिरफ्तारी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू की गई थी। देखिए, इसमें बताया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जोगेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश राज्य 1994 में कब किस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक होती है। यदि किसी जांच एजेंसी को या पुलिस को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है तो उसे ये बताना होगा, ये दर्शाना होगा कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है। ठीक, उसे मेंशन करना होगा। अब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ राइट्स जो है दिए गए। ये राइट्स क्या थे? ये राइट्स यही थे जो कि क्लॉज 1 और 2 में हमने पढ़े थे। इसके क्लॉज 1 और 2 में पढ़े थे। सबसे पहले उसे ये बताना होगा कि भाई तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस कारण से तुम्हें कस्टडी में लिया जा रहा है। पहला कारण ये, उसे उसकी गिरफ्तारी की विषय वस्तु भी बतानी होगी कि आप पर ये फलाना फलाना एलिगेशन लगा हुआ है या किसी ने आपको जो फलाना फलाना आपके पास आपके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, तो इस कारण से आपको जो है गिरफ्तार किया जाता है। पहला, ठीक है, हम गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 1 में भी बता दिया गया था। और तीसरी बात ये बताई थी कि उसे 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छी बात कही गई थी वो ये थी जोगेंद्र कुमार के केस में कि ये जो बाध्यताएं थी गिरफ्तारी के आधार कम्युनिकेट करने के या उसके पसंद के अधिवक्ता से मिलने की सारी इंफॉर्मेशन उसको जो है अपने केस डायरी में मेंशन करनी थी। किसको? जांच एजेंसी यानी कि पुलिस को केस डायरी में से मेंशन करना है कि भाई हमने इसको अपनी कस्टडी में लिया और उसके आधार से संसूचित किया और गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होता है कि अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी प्रियजन को दे सके, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्रों को, किसी को भी दे सकता है। तो ये मेंशन करना मैंडेटरी हो गया कि उसने पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना किसे दी। तो ये कुछ हद तक अवैध गिरफ्तारियों से संरक्षण के लिए जोगेंद्र कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का ये जो केस लॉ है ये काफी हद तक जो है लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है अवैध गिरफ्तारी से, मनमानी गिरफ्तारी से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं उसमें आप पुलिस की भूमिका से भी रूबरू हैं, परिचित हैं कि हमारे देश में पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है। उसका एक कारण है, कहीं ना कहीं पुलिस जो है
तानाशाही में कार्य करती है। पर हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक की बात नहीं करता हूं, लेकिन अधिकतर अधिकांशतः देखा जाता है कि पुलिस जो है बहुत अपने रुतबे में काम करती है, जिससे कि जो है लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो इस रुतबे को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जोगेंद्र कुमार जैसे केस और भी कई अन्य केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं लोगों के हित में। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि किस प्रकार से अवैध गिरफ्तारी से, देखिए, अवैध गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। अवैध गिरफ्तारी से बचा जा सकता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 का उपबंध करते हुए किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेता है या रखता है, तो वह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस लेक्चर में जाना कि किस प्रकार से हम जो है अपने मेंस में, यदि हमारे मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि बंदीकरण के विरुद्ध निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण पर लिखिए, तो आप जो है आर्टिकल 22 और आर्टिकल 21 को लेकर के बंदीकरण में निरोध पर संवैधानिक जो उपबंध है उनके रिगार्डिंग आप कुछ लिख सकते हैं और बहुत अच्छा लिखेंगे ये। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने 20 मार्च 2021 में मध्य प्रदेश सिविल जज का प्री एग्जाम दिया है, तो बहुत जल्द ही प्री का रिजल्ट भी आने वाला है और मेंस की जल्दी ही घोषणा होगी। तो फ्रेंड्स, आप बैठे ना रहिए, अभी से ही अपनी तैयारी मेंस में लग जाइए। तो ये जो है आपके इस प्रकार के जो ये लेक्चर हैं आपके जो है मेंस में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ भी, तब तक के लिए बाय बाय।